अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। 19 न्यूज़ लाइव स्टूडियो से आपके साथ हूं मैं जुनैद पठान। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति के महासंग्राम की, जहां चुनाव की घोषणा व आचार संहिता लगने के बाद से ही राजनीति के महाकुंभ में चुनावी हलचल मच गई और राजनेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। और चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यालयों में प्रेस वार्ता और नेताओं के साथ मीटिंग कर रही हैं। इससे आचार संहिता, धारा 144 और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते राजधानी के थाना गौतमपल्ली प्रभारी को लापरवाही बरतने के चलते निलंबित करते हुए समाजवादी पार्टी के 2000 से ज्यादा अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एक पुलिस इंस्पेक्टर पर गाज गिरने के बाद पुलिस इतना जागरूक हो गई है कि हर पार्टी कार्यालय पर एक नोटिस चस्पा कर आचार संहिता, धारा 144 और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की चेतावनी दे रही है। मगर कहीं ना कहीं इस बात का असर किसी भी राजनीतिक पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी कई पार्टी कार्यालयों पर प्रेस वार्ता की गई और भारी संख्या में उन पार्टियों के नेताओं और समर्थक पार्टी कार्यालयों पर पहुंचे और पुलिस माइक के जरिए सभी को कोविड की सरकारी और आचार संहिता की गाइडलाइन का पालन कराने और भीड़ न लगाने की का आग्रह करती नजर आ रही थी, मगर किसी के कान पर जू तक नहीं रह रही थी। नेताओं के साथ ही सभी पार्टियों पर समर्थकों, प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतजार भी देखने को मिल रहा था। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो कुछ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी, जिसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या की जगह उनके अपने क्षेत्र गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट की घोषणा कर दी गई। आइए देखते हैं इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, आम आदमी पार्टी के वैभव महेश्वरी व हरिशंकर पांडे और भाजपा के दयाशंकर सिंह का मीडिया को दिया गया ये बयान। आपके माध्यम से सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से भी अपील करता हूं कि जब भी पार्टी कार्यालय आए तो जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। इस प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हो, एम्बुलेंस खड़ी कर दें। नवाब सादात का जब चुनाव था, मैंने बहुत करीब से देखा था कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का वोट था वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को लगा दिया गया था। जैसे ही कोई बाहर निकलता था, लाठी मारते थे, अपमानित करते थे या फिर दबाव बनाते थे कि वोट डालने न जाए, और अगर डालने जाओगे आप तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सही पार्टी कार्यालय में घुसा हूं, मैं देख रहा था रास्ते में बहुत बड़े पैमाने में पुलिस चली आ रही है। मुझे लगा कि शायद हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय में नोटिस को चिपका दिया गया। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहूँगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। हम लोग लगातार संपर्क कर करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से पूरी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हो सकता है टिकट की सूची ना आए, वैसे ही ए और बी फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के मुंह से अगर आपने 4.5 साल में एक बार भी बिजली कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो, एक बार भी सुना हो तो बता दो। नहीं सुना ना, इसका मतलब ये है कि वो बिजली की जो बन रही थी उसको भी पूरा नहीं किया। जितने बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे वो अभी भी नहीं पूरे हुए, समाजवादी सरकार में पूरे होंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और बहुत सोच समझ के फैसला लिया, कोई ऐसे ही फैसला नहीं लिया। और फैसला उस दिन लिया जब नया साल था, पहली तारीख थी, 22 मई से चुनाव होना है, 22 मई सरकार बननी है। समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने पूरा होमवर्क करके, जानकारी हासिल करके ही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली दी जा सकती है, बिजली पर्याप्त है। और जितना समाजवादियों ने काम किया, आप ललितपुर चले जाइए, बिजली के कारखाने किसने बनाए,
सोलर एनर्जी के प्लांट किसने लगाए। आप महोबा में चले जाइए, सोलर के प्लांट किसने लगाए। जालौन में चले जाइए, प्लांट किसने लगाए। आप मिर्जापुर में पता करिए, जहाँ पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, तो वो किसने लगाया। और कई 500 हेक्टेयर जमीन उड़े जालौन में दी थी केंद्र सरकार को कि यहाँ पर बड़ा मेगा सोलर प्लांट लगा दो, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। पता नहीं यूपी के साथ भेदभाव क्यों किया केंद्र सरकार ने। उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएनडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया, अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आया कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। मैं फिर कह दूं आपसे, मैंने माननीय बहन जी सबसे पहले प्रयास किया था, वो हमारी नेता बड़ी है कि उनके साथ एक गठबंधन है। मैंने खूब प्रयास किया। मैं स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ, उसके लिए मैं तमाम मुकदमे, जेल, सब चीजें देखी, तिहाड़ भी 2 बार गया, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि एकजुटता बनी रहे। मैंने बहन जी से प्रयास किया, उन्होंने कोई इस पे सहमति नहीं दर्ज। मैंने भैया से प्रयास किया, मैंने उनको बड़ा भाई माना, क्योंकि मुझे पता है कि शायद उनको कुछ ना हो, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की आ जाती तो अगले 5 साल में जो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और सब समाज को जो झेलना पड़ा और जो पिछले 5 साल में झेलना पड़ा, कहीं मैं उसका हिस्सेदार ना बन जाऊं। चंद्रशेखर भाई, पर सवाल ये है कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि देखिए हम ये खबर लगातार चला रहे हैं, गठबंधन नहीं हो सका, टीवी ने आपको अखिलेश जी 12:30 बजे मिलेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप उनसे पूछे कि कद बड़ा हो रहा है, इसलिए आपका कद बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं गठबंधन किया क्या? मेरा कद, मैं समझिए ना, मैं व्यक्तिगत तो लड़ाई लड़ी रहा, मेरे कद की क्या है। अच्छा, क्या मैं, आप तो पूरे प्रदेश का मेरा काम जानते हैं, 23 प्रदेशों में हमारा संगठन है, मैं तो बिहार तक चुनाव लड़के आपने दम पे, तो मैं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकता हूँ? लेकिन मेरा प्रयास ये था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल किसी दलित का, कि बच्ची का, किसी मुस्लिम समाज की बच्ची का, किसी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज समझ, किसी स्वर्ण समाज की बच्ची का भी रेप, हत्या हुआ। हमने देखा ना उन्नाव क्या हुआ, हमने देखा ना हाथरस क्या हुआ। इस बीजेपी को रोकने के लिए मैंने अपना स्वाभिमान दांव पे लगा दिया, जबकि मेरे वर्कर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने हितों की लड़ाई स्वयं लड़े। रावण साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप दूसरे असदुद्दीन ओवैसी हो गए, क्योंकि ओवैसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं कर रहा है, आपको भी कोई अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाह रहा है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई अपने हितों के लिए लड़ता है ना, तो वो उसको फिर कुछ ना कुछ तो सहना पड़ता। देखिए, मैं मेरी लड़ाई सत्ता कभी थी नहीं, ओवैसी के साथ सत्ता का सहारा लेके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। सत्ता को मैंने, जब सत्ता की बात चल रही थी ना, लोग चुनाव तैयारी कर रहे थे, तो मैं आंदोलन लड़ रहा था। अब आप अगर आप ये भी सोचते हैं ना कि मुझसे तो नाम लेने की उम्मीद करते हैं, आप जाके उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको नाम लेके बताऊंगा। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विपक्ष है वो एकजुट, और मैं इसके लिए 2 दिन और प्रयास करूंगा पूरी जिम्मेदारी से। नहीं होगा तो भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और गलत ये है ना कि मैं आपको अगर बुला के 10 बजे कि पीसी 10 बजे है और आपको 12 बजे तक इंतजार कराऊं, तो आपका काम बाधित होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ यही हुआ कि पिछले 2 महीने से हमसे कहा गया कि आप जो है ना हमारे साथ मिलके वो करेंगे। हमारा प्रयास था, हमारा समाज चाहता था कि बीजेपी से किस तरह से छुटकारा मिले जी। और हम लड़े 5 साल, किसी का मामला हो, उन्नाव का हो, हाथरस का हो, जौनपुर का हो, 4 दलितों की हत्या की जाती, कभी कोई व्यक्ति नहीं जाता है। प्रयागराज में 4 दलितों के सामने 2 उसकी माँ और बच्ची के साथ हत्या होती है। मैनिफेस्टो तैयार होगा, और ये जब तैयार होगा तो हमारे प्रदेश के जो सांसद जी हैं, प्रभारी जी हैं, उनके जरिए मैनिफेस्टो को जारी किया जाएगा। तो आज से ये इस पर आप अपने मैसेजेस भेजना शुरू कर दें, अपने सुझाव भेजना शुरू कर दें, और इस संबंध में कोई आपका सवाल हो तो मैं ले लूँगा। सर, आज आपकी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी है, कहाँ से जारी हुई है, किसमें प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई? देखिए, पहले चरण का जो चुनाव है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीटें ज़्यादा हैं, उनकी सारी जो बची हुई सीटें हमारी हैं वो आज सब जारी हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आज 3 बजे या 4 बजे के आसपास कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाजियाबाद से या नोएडा से हमारे प्रदेश प्रभारी जी इसकी घोषणा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ से जब कोई भी प्रॉमिस किया जाता है तो उसके पहले उसकी पूरी स्टडी की जाती है,
पूरी जांच की जाती है, पूरे डेटा का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद ही हम कोई बात कहते हैं। तो उसमें यह निकल के आया कि उत्तर प्रदेश में बिजली देना दिल्ली से भी ज्यादा आसान है और उत्तर प्रदेश के खजाने पर दिल्ली से भी कम बोझ पड़ेगा अगर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी इसको मैनेज करती है तो। अब लेकिन उत्तर प्रदेश की समस्या खाली बिजली नहीं है, हजारों समस्याएं हैं यहां पर। एक के बाद एक सरकारें आती गई, एक के बाद एक सरकारें आती गई, लेकिन पब्लिक के जीवन स्तर में कोई भी। ये दिल्ली के मॉडल है जहां यूथ के लिए पार्टी ने तमाम प्रॉमिसेस जारी किए, ये एक बड़ा दस्तावेज है। ये पंजाब का मैनिफेस्टो है जिसको वहां की जनता के लाखों इनपुट्स के मिलाकर इसको जारी किया गया। ये 20 से 22 पन्ने का, और ये पंजाब का 2016 का जब चुनाव था उस समय का मैनिफेस्टो है। 2017 में जो चुनाव लड़ी थी 2016 का ही मैनिफेस्टो पॉइंट है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसको हम कहेंगे आम आदमी पार्टी का गारंटी पत्र। वादे बहुत सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर वादा करती है तो उसको गारंटी कहा जाता है। दयाशंकर जी, 105 लोगों की आज उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है जिसमें सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं ओबीसी वर्ग से। जितने नेताओं ने आपकी पार्टी छोड़ी है सबका आरोप रहा है कि ओबीसी वर्ग को 5 सालों में कोई काम उनके लिए नहीं किया गया। क्या माना जाए इसीलिए ये स्थिति में पहले वरीयता दी गई उनको? देखिए, जो छोड़ के गए हैं वो कोई अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से गए हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खुद मंत्री थे और उनकी बेटी सांसद थी, और तीसरा अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी भाई उनके समर्थकों को जो भी मजबूत थे पिछली बार भी टिकट दिया था, लेकिन एक ही परिवार में इतने टिकट भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। हमारे पार्टी में भी बहुत बड़े वरिष्ठ नेतागण हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन मैक्सिमम दो लोगों से ज़्यादा कोई एमपी है तो कोई किसी घर में एमएलए बन गया, लेकिन ये नहीं है कि पूरे परिवार के ही लोगों को टिकट दे दिया जाता हो। तो इसके कारण उनके सामने एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। दूसरा, आप समझिए कि माननीय दारा सिंह चौहान जी अपना सीट बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि मधुबन को बदल करके हमको कोई और सीट दे दी जाए। तो हम लोग जो कोई 5 साल के दूसरे काम किया तो मैं उसका चेंज करके नहीं हो पा रहा था, तो इसके कारण वो गए हैं। तो ये सबके अपने व्यक्तिगत कारण थे, और यदि ये बात ये बोल रहे हैं कि मैं इस कारण गया, तो भाई आप 5 साल मिनिस्टर रहे, क्या आपने कभी भी सार्वजनिक बोला कि हमारी ये बातें नहीं सुनी जा रही है या हमारे समाज की बात नहीं सुनी जा रही? ये केवल अपने परिवार के लिए लोग, हम केवल उन्हीं लोगों की बात नहीं करते जो भी गठबंधन में गए हैं। माननीय ओम प्रकाश जी हैं, भाई वो अपने बेटे को लड़ना चाहते हैं, लड़ाएंगे। आपके केशव देव मौर्य जी हैं, वो अपने बेटे को पत्नी को लड़ाएंगे। उसी तरह से आप ले गए हम स्वामी प्रसाद जी, ये अपने बेटे को वो लड़ाएंगे चुनाव। आप देख लीजिएगा, ये सब जो है दारा सिंह जी अपना सीट बदलेंगे, अपना जहाँ पर लड़े थे वहाँ नहीं लड़ेंगे। तो ये लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से गए, न कि कोई अपने समाज के कारण या कोई इनका काम नहीं हुआ इसके कारण। ये तो लास्ट में जब देखे कि मेरा यहाँ पूर्ति नहीं हो रही है तो अखिलेश जी ने ऑफर दिया कि हम पूर्ति कर देंगे, तो चले गए। परिवार की बात आप कह रहे हैं, दयाशंकर जी ठोक रहे हैं, स्वाति सिंह भी दावा ठोक रहे हैं, आप भी तो एक ही परिवार के हैं। देखिए, कोई दावा नहीं, लेकिन सुनिए, एक ही परिवार के हैं तो स्वाति सिंह लड़ी तो दयाशंकर सिंह नहीं लड़े चुनाव, और आज भी यदि स्वाति सिंह लड़ेंगी तो दयाशंकर सिंह नहीं लड़ेंगे, और दयाशंकर सिंह लड़ेंगे तो स्वाति सिंह नहीं लड़ेंगे। मोहनलाल ये हमारे पार्टी में एक ही परिवार में सभी लोग नहीं लड़ सकते। मोहनलालगंज से सांसद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, वो भी इस बार अपने बेटे को लेकर के प्रयासरत हैं कि बीजेपी से उनके बेटे को मलियावाद से सीट दे दी जाए। और इससे पहले उनकी वाइफ जो है जयदेवी कौशल भी जो है विधायक रही है मलियावाद से। ऐसे में क्या बीजेपी एक बार फिर जो है उनके बेटे विकास किशोर को जो है टिकट दें? आप जब हमारी सूची जारी हो जाएगी फिर आप इसी कार्यालय में हमसे बात करिएगा। उस सच का आईना